चलिए, तो कल हम लोगों ने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कुछ फंडामेंटल चीजों पे बातचीत की थी। तो चैप्टर का एक ओवरव्यू लिया था और हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे ये चीजें समझी, कुछ बेसिक चीजों पे काम किया था। तो अब सबसे पहले हम जब सब समझ लिया है तो एक बार नोट्स भी बना लेते हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन हमारी टेम्परेचर की है। तो आखिर टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो टेम्परेचर क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे टेम्परेचर इज अ रिलेटिव मेजर। टेम्परेचर इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, जो भी कहना चाहें आप उसे, ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये अब सवाल उठेगा कि आप टेम्परेचर को मेजरमेंट टेम्परेचर का कैसे करते हैं? तो इसको जिस इक्विपमेंट से मेजर किया था उसे क्या बोलते हैं? इट इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। हम इससे मेजर करते हैं इसको। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर बताएंगे कि हम दो तरह के थर्मोमीटर ज्यादातर यूज करते हैं। उन दो के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो पहला है सेल्सियस स्केल। क्या होता है? जनरली वी यूज टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। तो इसमें जो पहला होगा आप उसे कहेंगे सेल्सियस स्केल पे जो काम करता है। तो सेल्सियस साइंटिस्ट का नाम है बच्चों। इस इन्होंने क्या किया जरा ध्यान से देखिएगा। उन्होंने देखा कि कोई ऐसा चीज मिल जाए जो दुनिया में हर जगह उपलब्ध है। तो भाई सबसे आसानी से दुनिया में हर जगह जो चीज उपलब्ध है वो है पानी। क्योंकि पानी नहीं होगा तो फिर वहां इंसान भी नहीं होगा। तो पानी के लिए नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दो चीजें हैं। एक तो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग या फ्रीजिंग एक ही बात है, और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। ये दो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। क्योंकि अगर बर्फ है तो पानी में कन्वर्ट होते समय आप उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, और अगर वो पानी है तो बर्फ बनते समय उसको आप फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। पॉइंट एक ही है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो पॉइंट है। तो ये दो पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया और हमने कहा कि इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, और बॉइलिंग पॉइंट तक की जो दूरी है उसको हम 100 हिस्सों में बांटेंगे। तो इसको हम 100 डिग्री से बोलेंगे। तो क्योंकि हमने इसको 100 पार्ट्स में बांटा, इसीलिए कई लोगों ने इसे सेंटीग्रेड भी बोला। आपने ये वर्ड सुना होगा। ग्रेड शब्द क्यों आया? ग्रेडिंग की वजह से, और सेंट का मतलब 100 की वजह से। तो सेंटीग्रेड भी बोलते हैं और सेल्सियस भी बोलते हैं, सेल्सियस के नाम पर। दोनों एक ही चीज है। तो सेंटीग्रेड से क्या समझ में आया कि जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का और जो फ्रीजिंग पॉइंट है उनके बीच का जो टेम्परेचर है उसको 100 बराबर हिस्सों में बांटा गया है।
तो ये आपके पास दो रिलेटिव फिक्स पॉइंट आ गए। अब यहां से ये स्केल काम करता है, हम इस पे बात करेंगे अभी। आप लोगों को ये बात समझ में आ पा रही है? यस सर। यस सर। अच्छा जी। अच्छा बच्चों, मैं जो नेक्स्ट इसी में बताऊंगा, इसी में एक काम और कर लेता हूं मैं, वो फ़ारेनहाइट के बारे में बताऊंगा। तो उसमें स्केल में क्या किया गया है कि इसी हिस्से को, यहां से यहां तक का जो ये गैप है, इसी को 180 हिस्सों में बांटा गया है। 1 मिनट में बुक में देख लो, मैं भी कंफ्यूज रहा हूँ। हाँ, 180 हिस्सों में बांटा गया है। इसके सबसे नीचे वाले को कितना बोलेंगे, और सबसे ऊपर इसको हम 212 फ़ारेनहाइट बोलते हैं। और 180 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है उसी दूरी को। तो फिर 212 में से 180 दिया तो कितना हो जाएगा भाई? 32 फ़ारेनहाइट। तो ये आपके पास एफ फारेन HEIT फ़ारेनहाइट बोलते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में क्या अंतर है बच्चों, आप ध्यान से समझिए। और क्या समानता है, कभी पूछेंगे एग्जामिनर आपसे। आप कहिए सर दोनों ना एक ही कंसेप्ट पे काम करते हैं। और वो क्या है, वो पानी का मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का गैप है। सेल्सियस स्केल फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस मानता है, और बॉइलिंग को 100 डिग्री सेल्सियस। और इस तरह से बीच के गैप को 100 हिस्सों में बांटता है। फ़ारेनहाइट क्या करता है, वो पानी के मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट को 32 फ़ारेनहाइट मानता है, और बॉइलिंग पॉइंट को 212 फ़ारेनहाइट मानता है, और इस गैप को 180 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एक ही गैप को एक स्केल 100 हिस्सों में बांटता है, और दूसरा 180 हिस्सों में, ऑलमोस्ट डबल होने जा रहा है। तो ज्यादा बड़ा स्केल कौन सा होता होगा, सेल्सियस या 1 सेल्सियस बड़ा हुआ या 1 फ़ारेनहाइट? कॉमन सेंस। 7 सेल्सियस। बढ़िया। भाई आप खुद सोचिएगा, एक ही डिस्टेंस को एक आदमी 100 बराबर हिस्सों में बांटा, और दूसरा 180 बराबर हिस्सों में बांटा। तो जाहिर सी बात है 180 वाला छोटे छोटे पार्ट बना रहा है। तो 1 सेल्सियस, तो थोड़ी सी सामान्य जानकारी हमारी हुई। ठीक है, बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। चलो ठीक है। तो अब हम इसी बात को सेल्सियस स्टेट, अरे मैं थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। अभी सेल्सियस पे लिखते हैं, तो उसी पे लिख लेते हैं इसी बात को जो मैंने आपको समझाया। इन दिस स्केल, melting point is 0 degree Celsius, and boiling point is 100 डिग्री सेल्सियस। हम ये मानते हैं। So it divides the gap into 100 equal parts। 100 बराबर हिस्सों में बांट देता है ये उसको। अच्छा, दूसरा, इससे ज्यादा ही जरूरत नहीं है। दूसरा स्केल जो अब हम यूज करते हैं, तो उसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। और वो है हमारे पास, इसमें डिग्री कहीं नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो जब आप ये करते हैं, तो मैंने तो पहले ही बना लिया था, आप चाहें तो वहां पर एक साथ ही बना लें।
तो इसने क्या किया है, अब यही पर लिखना है 32 और 212, तो 180 हिस्सों में बांटना है 20 डिजिट। बना लिया है सभी लोगों ने? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं बच्चों, here boiling and freezing points are taken as बॉयलिंग पहले है तो पहले बॉयलिंग लिखो 212F, एंड फ्रीजिंग है तो 32F रिस्पेक्टिवली। यहाँ डिग्री जैसा कुछ नहीं आता, इन बिटवीन और इन दोनों के बीच में क्या होता है, 180 बराबर इससे होता है, इन बिटवीन वी डिवाइड 180 इक्वल पार्ट्स। तो अगर आप नेक्स्ट हेडिंग चाहें तो आप लिख सकते हैं, अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन। तो बच्चों रिलेशन कैसे निकालते हैं देखिएगा, अगर फ़ारेनहाइट में नापते हैं तो फ़ारेनहाइट कहीं पर भी लेना हो है, वैसे मिनिमम कितना सब्ट्रैक्ट करना है, सबसे कम क्या था फ़ारेनहाइट में, अपॉन कितने हिस्सों में बटा है 180। तो यह सेल्सियस में इसी के हिसाब से क्या आएगा, सी माइनस मिनिमम कितना है वहां, 0। ये बात समझ में आई? वहां 100 जो गैप है, आप इसको थोड़ा नीचे डिवाइड करके कुछ छोटा बना सकते हो। क्या लिख सकते हैं फाइनली से, एफ माइनस 32/9 टू सी अपॉन 5। आप चाहे ऐसे याद करें या पूरा ही लिखे रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी लोग सहमत हैं, समझ में आया सबको? यस सर। लेकिन एक चीज और है, जो सेल्सियस है उसके बारे में थोड़ी सी हमारी जानकारी पहले से भी है। जो सी होता है उसमें अगर 273 जोड़ दिया जाए तो हम केल्विन स्केल बोलते हैं ना, तो यहाँ से सी की जो हो जाएगा के माइनस 273। तो अब इस हिसाब से एक रिलेशन और आ जाएगा अगर आप सोचें तो, और वो क्या होगा रिलेशन, सोचिएगा, एफ माइनस 32/9 टू सी अपॉन 5, और सी की जो लिख सकते हैं आप के माइनस 273, तो नीचे 5। तो ये अब केल्विन में, फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस स्केल में आपस में रिलेशनशिप होगी। किसी को किसी में भी बदलना है तो ये चीज याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद एक छोटा सवाल आता है, काफी फेमस क्वेश्चन है, मैंने तो उसे कई सारे कॉम्पिटिशन्स में भी देख लिया है। एट विच टेम्परेचर बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट
आर इक्वल एक ऐसा स्केल जहां पर जितना सेल्सियस है उतना ही फ़ारेनहाइट है, ये कब होगा, तो कौन सा टेम्परेचर होगा, ये बताना है। आप लोगों को मालूम है इसका आंसर? तो आप ये सोचिए कि उसमें सी और एफ बराबर होंगे, और मान लेते हैं दोनों लैम्डा है। तो अब ऊपर वाले फॉर्मूले में रख दीजिए जो अभी आपने लिखा है, सी और एफ दोनों ही लैम्डा रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा बच्चों? लैम्डा माइनस 32/9 इक्वल टू लैम्डा/5। बस इसको सॉल्व सर कर लीजिए। -40 डिग्री। तो इसका मतलब लैम्डा आ जाएगा -40। तो -40 डिग्री सेल्सियस बोले या -40 फ़ारेनहाइट, एक ही बात है, दोनों उस समय बराबर है। ये एक अच्छा सवाल है। सो -40 डिग्री सेल्सियस हो या -40 फ़ारेनहाइट, दोनों सेम है। ये एकमात्र टेम्परेचर है जहां पर दोनों बराबर है, और कहीं भी बराबरी नहीं होगी। सभी लोग सहमत हैं? क्लियर हो गया इतना? यस सर। सर फ़ारेनहाइट में डिग्री क्यों नहीं होती? उन्होंने सिंबल नहीं लिया, क्यों का तो कोई जवाब नहीं है इसमें। केल्विन में भी नहीं है बेटा, केवल सेल्सियस ने लिया था। तो अब वही परंपराएं चल रही हैं। जी सर। केल्विन में भी नहीं आई डैडी। तो टेम्परेचर के बारे में, थर्मोमीटर जो है उनके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि ये मरकरी यूज करते हैं हमारे यहाँ, लेकिन बच्चों बहुत लो टेम्परेचर पर मरकरी जम जाती है। बिल्कुल। तो अब जम गया तो अब यार वो टेम्परेचर ही नहीं बता पाता। तो लो टेम्परेचर पर एल्कोहल डाला जाता है फिर, इथाइल अल्कोहल। लो टेम्परेचर वाले जो थर्मामीटर हैं बहुत ठंडी जगहों पर के लिए, तो वो वहां नहीं जमता। तो बहुत हाई एल्टीट्यूड जहाँ है, कश्मीर या बाकी हिमालय पे, या जो माउंट एवरेस्ट की तरफ जाते हैं जो लोग बहुत, तो उनके पास फिर वो ये वाला होता है, वो अलग तरह का इक्विपमेंट है। चलो कुछ आगे बढ़े, या अभी कुछ इतने में डाउट तो नहीं है ना? तो थर्मामीटर बनाने का जो बेस है बच्चों, वो बेस आपका क्या है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट। भाई ये पॉइंट समझिए, बाकी कुछ नहीं है करने के लिए। अच्छा, अब हम हेडिंग डालते हैं, थर्मल एक्सपेंशन की हम कल बात कर रहे थे, तो उस एक्सपेंशन के बारे में लिखना भी तो पड़ेगा। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स लिखना। तो इसको हम लोग तीन हिस्सों में बांटते हैं। जब जनरली जो हम सॉलिड से भी, हमारा मतलब बच्चों यहाँ पर मेटल वाली चीजों पर ज्यादा ध्यान है हमारा। सॉलिड तो प्लास्टिक भी हुआ ही, उस पर ज्यादा फोकस नहीं है। तो हम मेटल्स पे कंसिडर कर रहे हैं। तो मेटल में तीन आएंगे, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल और वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो सबसे पहले एक लाइन इसी पे लिख ही लेते हैं यार, ज्यादा अच्छे है। When some solid material
स्टीवन थर्मल एनर्जी then generally it expands. तो ये एक्सपेंड होता है, तो हम क्या करेंगे अगर ये एक्सपेंड हो रहा है तो वी डिस्कस इन 3 कैटेगरीज. तो सबसे पहले आप फ्रीडम ले लीजिएगा लीनियर एक्सपेंशन. तो नाम से क्लियर है, लीनियर एक्सपेंशन का मतलब कोई चीज है, पतली रॉड है और आप उसे गर्म करें तो वो लीनियर वे में थोड़ा बढ़ जाएगी. आप कहेंगे चौड़ाई में भी तो थोड़ा बढ़ेगी, हाँ, लेकिन उसे नेग्लेक्ट करेंगे हम. ये फिजिक्स है, मैथ्स नहीं है, जहाँ एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं होता. यहाँ लगभग भी सही है सब. तो आपके पास ये एक रॉड है, मैं सीधी नहीं बना पाया, आप बना लीजिएगा. और इसकी लंबाई मान लेते हैं ये एल है. ये हो गया. अभी इसका कुछ टेम्परेचर है, थोड़ी देर बाद इसको गर्म किया तो इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हो गई, इसका लंबाई बढ़ लंबाई बढ़ेगी तो ये थोड़ा सा थिकनेस में ऐसा कोई खास नहीं है. तो इतना तो वही था जो पहले थी लंबाई, इतना ही और बढ़ गई. ये हिस्सा जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एल. थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने पर इतना लंबाई में चेंज आ गया, इतनी लंबाई बढ़ गई. सपोज ऐसा हुआ है. अच्छा, यहां पर एक बात बताइए आप लोग, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे कॉमन सेंस का पूछ रहा हूं. देखते हैं आप कितना सीरियसली समझ रहे हैं चीजों को. मान लेते हैं ये 2 मीटर लंबी रॉड है और ये मान लेते हैं 4 मीटर लंबी रॉड है, और दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों को टेम्परेचर बराबर बराबर मात्रा में बढ़ाया गया. तो लंबाई में ज्यादा बढ़ोतरी किसमें होगी, 2 मीटर में 4 मीटर में? हम्म. हेलो, नहीं समझ में आ रहा बच्चों? एक चार छोटी सी मीटर रॉड है और एक लंबी सी रॉड है, और दोनों का टेम्परेचर सेम है. अब दोनों का टेम्परेचर बराबर बराबर बढ़ाया दिया गया है, जितना भी उससे बढ़ाया भी दोनों का बराबर है. तो ज्यादा लेंथ में एक्सपेंशन किस में होगा, या दोनों में बराबर होगा? सर दोनों में इक्वल होगा. अच्छा, और कोई स्टूडेंट या सहमत है? हेलो, दोनों सेम मेटल, सेम एज जैसा बना हुआ है, सब कुछ बराबर टेम्परेचर है, दोनों का टेम्परेचर बढ़ाया भी बराबर किया है. तो दोनों की लेंथ बराबर बराबर बढ़ेगी, या जो ज्यादा लंबा है उसमें ज्यादा लंबाई में चेंज आ जाएगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ बस. हम्म.
या आप लोग जवाब देने में ही इंटरेस्टेड नहीं है? अरे बताओ यार। सर 4 मीटर में। क्या 4 मीटर में? नहीं, आप आधी लाइन बोल रहे हो, आप तो पूरा बोल भी नहीं रहे हैं केवल। अच्छा, बाकी शायद आप चाह रहे हैं कि आपके साथी लोग पूरा करें सेंटेंस को। करो भाई। मैं मान लेता हूं बेटा, जितनी लंबी रॉड होगी उसकी लेंथ में एक्सपेंशन भी उतना ज्यादा होगा। तो इस बात को हम लिख लेते हैं बीच में। लेट कंसिडर rod of length L naught at temperature T. If temperature is slightly increased, अगर टेम्परेचर को थोड़ा सा भी बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? लेंथ बिकम्स, मान लो L मान लो। तो पहले लेंथ L नॉट थी, अब L है, तो ये डेल्टा L होगा या नहीं? अरे पहले L नॉट थी, अब L हो गई, तो ये जो चेंज है वो डेल्टा L हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा, थोड़ा आप सोचेंगे तो एक्सपेरिमेंटली वी ऑब्जर्व दैट तो आप ये देखेंगे कि डेल्टा एल जो है बेसिकली वो डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होता है, एक तो। और दूसरा, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल नॉट भी होता है। ठीक है ना? जितनी शुरुआती लेंथ है तो चेंज उतना ज्यादा होगा, पहली बात। और दूसरा, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे लेंथ भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? यस सर। तो ये दोनों के प्रोपोर्शनल है। सो कंबाइनिंग बोथ रिजल्ट्स क्या हो जाएगा? डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल नॉट इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा एल इक्वल टू, यहां से आप एक कांस्टेंट लगाएंगे, उसे अल्फा बोलते हैं, एल नॉट टू डेल्टा टी। अल्फा को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये इससे तय होता है कि लीनियर वे में कितना ज्यादा एक्सपेंशन है। जिस मेटल का अल्फा ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्सपेंड करता है,
और जिस मेटल के लिए अल्फा कम होता है इसका मतलब वो कम एक्सपेंड करता है, और जिस मेटल के लिए अल्फा नेगेटिव होता है इसका मतलब वो गर्म करने पे फैलेगा नहीं, सिकुड़ेगा प्लास्टिक की तरह, ये हो जाएगा। तो फिर अब आपके पास क्या हो गया देखिए, तो डेल्टा एल, सो डेल्टा एल मतलब एल माइनस एल नॉट, वो कितना है अल्फा एल नॉट इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से एल इक्वल टू हो जाएगा एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट इंटू डेल्टा टी। तो एल इक्वल टू एल नॉट कॉमन 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो बच्चों ये एक्सपेंशन है एल के लिए, ये रिलेशन भी आ गया, आप इसे इक्वेशन 1 भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ओरिजिनल लेंथ एल नॉट पता है, अल्फा पता है और डेल्टा टी पता है, तो आप बता सकते हैं बाद में कितनी लेंथ होगी। बहुत आसान है मेरे ख्याल से, अगर समझ में आ गया होगा तो। किसी को दिक्कत आ रही है इसको समझने में? नो सर। अच्छा, चलो बेटा दूसरा करते हैं, एरियल एक्सपेंशन। दूसरा निकालते हैं। एरियल एक्सपेंशन नाम से क्लियर है, एरिया से रिलेटेड है। ऐसा समझिए, ऐसा ट्रॉफी पे बना लीजिए, पहले एक मेटल की शीट थी, इसका कुछ एरिया था, फिर गर्म किया तो ये थोड़ा फैल गई, तो ऐसे ही हो जाएगी। बस हो गया। तो मान लेते हैं कि जो पहले वाला एरिया था वो सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो वो एस नॉट मान लेते हैं, और बाद में टोटल क्या हो जाएगा, एस हो गया, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया तो। तो ले लेते हैं सपोज एस नॉट बी द सरफेस एरिया of a metal sheet at temperature T। जब भी आप टेम्परेचर लिखेंगे कैपिटल टी लिखेंगे। ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्मॉल टी टाइम के लिए है बच्चों, वरना दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे कभी बार। टेम्परेचर अलग चीज है, टाइम अलग चीज है। तो हम टेम्परेचर को केल्विन में ही नॉर्मली यूज करेंगे फॉर्मूलों में। थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी फॉर्मूला हो, टेम्परेचर केल्विन में यूज करिए। अच्छा, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर by delta T, suppose surface area becomes S। तो पहले S नॉट था एरिया, अब S हो गया है, आपने ये कहा। सो S माइनस एस नॉट डेल्टा S होगा। फिर वही बात लिखनी हुई, एक्सपेरिमेंटली जो डेल्टा S है, जो चेंज है एरिया में, वो किससे प्रोपोर्शनल होगा, शुरू में कितना एरिया था और चेंज कितना हुआ टेम्परेचर, इन्हीं दो पे डिपेंडेंट हुआ। तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, दिस implies delta S equal to, only proportional to S naught into delta T
डेल्टा एस इक्वल टू सम कांस्टेंट बीटा टाइम्स एस नॉट इंटू डेल्टा टी। ये आपके पास है। तो बीटा को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ, एरिया एक्सपेंशन। हाँ, एरिया से रिलेटेड। लिख लीजिए बीटा का नाम, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। डेल्टा एस चीजों पर आप एस माइनस एस नॉट भी लिख सकते हैं। यहीं पर लिख लो, 8 लाइन बच जाएगी। तो यहाँ से एस इक्वल टू एस नॉट कॉमन 1 प्लस बीटा टाइम डेल्टा टी आ जाएगा। तो ये सरफेस एरिया से रिलेटेड हो जाएगा। अच्छा, बीटा के डायमेंशन क्या होंगे या यूनिट क्या होगी, जरा बता सकते हैं आप लोग? बीटा की यूनिट केल्विन। केल्विन नहीं होगी, 1 अपॉन केल्विन होगी, क्योंकि डेल्टा टी जो है केल्विन में है ना। आप लोग बेसिक लॉस पढ़िए बच्चों। फिजिक्स की जब स्टार्टिंग करते हैं तो हमें पता है सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को ही ऐड किया जा सकता है। तो 1 का जो डायमेंशन होगा वही इसका भी होगा या नहीं? तो 1 तो कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो इसका मतलब 1 का कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा ओवरऑल। लेकिन डेल्टा टी तो टेम्परेचर को दिखाता है ना, तो वो केल्विन में होगा। तो बीटा का यूनिट 1 अपॉन केल्विन होगा ताकि वो कैंसिल हो सके। तो बीटा की यूनिट क्या हो जाएगी? K-1। अल्फा की भी यही होगी फिर, वहां भी तो यही आ रहा था। यस सर। अच्छा, तीसरा वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोई वॉल्यूम है छोटा सा, उसमें उसको गर्म किया गया। तो वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो शुरू में वी नॉट था, वी हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से डेरिवेशन है बच्चों। तो फाइनली क्या आना चाहिए आप लोग डायरेक्ट बताइए, और कर घर पे खुद लीजिए। इसी हिसाब से v इक्वल टू ऐसा आएगा, वी नॉट टाइम्स 1 प्लस ड्रामा कर देंगे यहाँ पर, जैसे वहां अल्फा बीटा था यहाँ ड्रामा लिख देंगे। इसे कर सकते हैं आप लोग अब, घर पे कर यस सर। लोगे? यस सर। यस सर। अच्छा, तो फिर वी नॉट गामा डेल्टा टी, गामा का क्या नाम देंगे? सर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक हो गया। और डायमेंशन इसका? हम्म, अरे गामा का डायमेंशन क्या होगा?
गामा का नहीं सोच पा रहे हैं बाकी लोग भी। 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी है बेटा। तो जो 1 के डायमेंशन होंगे वही इस संख्या के भी होंगे, तो डायमेंशन तो 1 ही नहीं है। डेल्टा टी का डायमेंशन केल्विन है, तो गामा का 1/केल्विन होगा यार, वही तो आना है। आप लोग इतना जबरदस्त सोच पा रहे हैं फिजिक्स में, क्या कहा जाए आपकी तारीफ में। तो अब हम रिलेशन निकाल रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा में आपस में क्या रिलेशन है, बल्कि बिटवीन चीजें अमन कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा था। तो ये अप्रॉक्स रिजल्ट है, काफी लगभग, एकदम एक्यूरेट नहीं है। तो मैं एक क्यूब मान लेता हूं। क्यूब ऑफ साइड L0। तो फिर जो इसका शुरू में सरफेस एरिया होगा 8 साइड का, वो कितना हो जाएगा, L0 स्क्वायर, और जो V0 है वो L0 क्यूब। हो जाएगा या नहीं? यस सरफेस एरिया ऑफ ईच साइड लिखते हो इसको, हर साइड का सरफेस एरिया S0 है तो L0 स्क्वायर हुआ ना, टोटल तो 6 टाइम्स L0 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एंड है समय ऑन हो गए, चलो छोड़ो उसको। तो अब ये बताइए, नो, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा ले लेते हैं पहले, हेडिंग डालिएगा। तो L इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, तो L स्क्वायर कितना हो जाएगा, L0 स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। ठीक है, यस सर इसमें हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। 1 प्लस x⁴ है, तो उसे लगभग लिख देंगे 1 प्लस n x। तो फिर इसे क्या लिखते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से बताएंगे आप लोग। बताओ भाई। 2 अल्फा इंटू एन और x2 मल्टीप्लाई करो, तो साइड में ऊपर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सोचिए आप, L स्क्वायर क्या हुआ, S S0 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी,
बट आप जो अभी तक जानते थे वो एस इक्वल टू क्या था, वो एस वन प्लस बीटा बीटा इंटू डेल्टा टी, तो दोनों एक ही तो हुए। तो जहां बाकी सब देखो तो यहाँ पर बीटा कितने बराबर मिलेगा आपको, टू अल्फा के बराबर मिल रहा है नहीं, जहां बीटा होना चाहिए वहां टू अल्फा लिखा है या नहीं। यस सर। तो इससे पता लगता है कि बीटा अल्फा का डबल के बराबर है। ये एकदम सही नहीं है, ये अप्रोक्स रिजल्ट है, लेकिन आपके लेवल के लिए इतना बहुत होती हैं चीजें। अब हम रिलेशन निकालते हैं अल्फा और गामा में, और फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो अब हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। तो अब ये बताइए एल क्यूब किसके बराबर होगा, इसी हिसाब से एल नॉट क्यूब वन प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। बाइनोमियल लगाइए प्लीज, यहाँ भी क्या आएगा, क्या लिखेंगे। 1+3 अल्फा डेल्टा टी। हाँ, तो v इक्वल टू वी नॉट 1+3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो बहुत ही आसान हो गया, लेकिन आपको तो अलग ही पता होगा v और v नॉट, बट वी नो दैट v इक्वल टू वी नॉट टाइम्स 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। सो गामा किसके बराबर होगा, 3 अल्फा के बराबर, ये b होगा। तो अब आपको बीटा 2 अल्फा के बराबर, गामा 3 अल्फा के बराबर। सभी को यहां तक क्लियर है या डाउट है अभी। सर क्लियर। तो अब इक्वेशन ए और बी से हम लिख सकते हैं यहां पर, हेंस फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, पहले से अल्फा किसके बराबर होगा, बीटा बाई 2, और यहाँ अल्फा गामा बाई 3। तो अल्फा बाई 1 तो बीटा बाई 2, ये तरीका सही है याद करने का। अल्फा बाई 1 इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3। बेसिकली जितना अल्फा है बीटा उसका डबल है, गामा उसका ट्रिपल है अल्फा का। तो ये रिलेशन है, तो यह अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इक्वल टू 1:2:3 भी हो सकता है। यस सर। तो अल्फा बीटा गामा में ये रिलेशन है। ये 100% सही नहीं है बच्चों, लेकिन 90% के आसपास मान लो। तो आपके लेवल की फिजिक्स वैसे भी बच्चों वाली एलिमेंट्री है, तो ये हो जाता है, इसी से काम चल जाता है वहां। तो हमारी जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे बेसिक चीज था, वो शुरुआत का पहला काम वो हो चुका है। आप लोग अगर क्वेश्चन करें इसके, तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि हाँ बेसिक चीजें हो रही हैं। आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं स्पेसिफिक हीट जो होती है वो होती क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप की चीजें जो होती हैं, और डुलापेटी लॉ है आपके, कुछ चीजें ऐसी बताएंगे। तो कल क्लास हम सुबह कितने बजे उठते हो।